बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारा वीक का पहला प्रोग्राम है। मैं हूं आसिफ खान और आपकी खैरियत में नेक मतलूब चाहता हूं। बहुत खुश हैं हम क्योंकि पाकिस्तान में क्रिकेट के हवाले से तो बहुत कुछ हुआ पाकिस्तान ने पिछले महीने तक। उसके बाद आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो फुटेज जारी की, जो पाकिस्तान टेलीविज़न पर आपने लाइव भी देखी कि लंदन में एक प्रोग्राम किया टू लॉन्च दी PSL टूर। उसका क्या मकसद था, क्या उससे हासिल करेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी साहब थे, उनके अलावा चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और पाकिस्तान सुपर लीग के चीफ एग्जीक्यूटिव सलमान नसीर साहब थे, वसीम अकरम थे, बाबर आजम थे, फरहान साहिबजादा फरहान थे, हारिस रऊफ़ थे। ये सब वहाँ बैठे हुए थे। तो इससे क्या हासिल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करना चाहता है, ये मामला। उसके अलावा एशेज़ में 2-0 बर्तरी होगी ऑस्ट्रेलिया के और मिचेल स्टार्क ने वसीम अकरम को पीछे छोड़ दिया है। जो रूट ने 40 सेंचुरीज़ के बाद, मतलब 39 सेंचुरीज़ के बाद उन्होंने अपनी पहली सेंचुरी बना ली ऑस्ट्रेलिया सरजमीन पे, ये बात भी है। तो उस सेंचुरी को बाबर आजम की सेंचुरी से मिलाया जा रहा है। क्या पैरेलल है उस पर हम बात करेंगे। उसके अलावा प्रोग्राम का ये एक हिस्सा मैंने आपको बता दिया। दूसरे हिस्से में हमें ख़ास एक मेहमान ज्वाइन करेगा। ये सरप्राइज़ आपके लिए। वो मेहमान का नाम मैं अभी नहीं बता रहा आपको, लेकिन इट विल बी अबाउट द नेशनल गेम्स। 35वें नेशनल गेम्स कराची में हो रहे हैं। 32 खेल खेले जा रहे हैं और 12 कराची के 20-22 मकामात हैं जहाँ ये मुकाबले हो रहे हैं। कैसा आप देख रहे हैं इसको हम अपने प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपके साथ शेयर करेंगे बड़ी डिटेल के साथ। हम रोज़ ही हमारी टीम जाती है और रिपोर्ट बना के आपके लिए लाती है। अभी पहले सेगमेंट की तरफ आता हूँ। पहले सेगमेंट में हमारे गेस्ट आपके जाने पहचाने तनवीर अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? ज़बरदस्त, फर्स्ट क्लास, अल्लाह का शुक्र। नेशनल गेम्स, चले नेशनल गेम्स की बात आपसे भी करूंगा जब अगला सेगमेंट में हम आएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग बातें हम करेंगे, लेकिन क्रिकेट पे बात करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कल लंदन में PSL का शो किया जो आज PTV पर लाइव दिखाया गया। उसमें क्या, उससे आपने क्या समझा, क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करना चाहता है? बड़ी एक्साइटेडमेंट शो की गई, बड़ी एक्साइटेड बातें हुई, सब कुछ हुआ। देखें, ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये अगर मैं लोगों की सोच के हिसाब से बात करूँ कि लोग क्या सोच रहे होंगे इस बारे में। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि ये जो है रोड शो इंग्लैंड करने क्यों चले गए, पाकिस्तान क्यों नहीं किया। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि यार स्पॉन्सरशिप की वजह से गए, इसका मतलब पाकिस्तान में स्पॉन्सर्स नहीं है। क्योंकि उसकी रीज़न समझ आती है ना। हम खुद ऐसी चीज़ें करते हैं जो क्वेश्चन छोड़ के चले जाते हैं। अगर आप 10 साल पहले ये करो, जब आपका PSL स्टार्ट हुआ था, उस टाइम ये चीज़ें करें, या 1-2 साल बाद आप ये चीज़ें करें, आप कहते हैं कि यार 1-2 साल हो गए, अभी प्रमोशन में मज़ा नहीं आ रहा या लोग इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे, आप फिर उसके बाद फिर पूरी दुनिया में निकलते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये जो रोड शो हुआ, ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो सकता है कुछ एक डिफरेंट चीज़ सोच रहा हो। ये अभी हम लोग अंदाज़ा ही लगा रहे हैं कि यार क्यों गए होंगे, क्योंकि अभी उनकी तरफ से एक चीज़ क्लियर हमें आई नहीं है कि ये क्यों गए हैं, किस लिए गए। उन्होंने बता दिया कि हम स्पॉन्सरशिप तलाश करेंगे। आपने जो बात की वही कहा, ठीक है, स्पॉन्सरशिप तलाश की, और क्या रीजंस हो सकते हैं, किन लोगों से मिलेंगे या क्या करेंगे, वो चले आगे जब सिलसिला चलता रहेगा तो पता चल जाएगा। लेकिन ये चीज़ें जो मैं समझता था कि ये आपको चीज़ें पाकिस्तान से स्टार्ट करनी चाहिए थी, जिस तरह हम पहले भी कर चुके थे, डिस्कस कर चुके थे कि पाकिस्तान से अगर आप ये सारी चीज़ें करते, उसके बाद करते करते आप इंग्लैंड के, आप ऑस्ट्रेलिया भी जाते, आप साउथ अफ्रीका भी जाएं, आप न्यूजीलैंड भी जाएं, आप इंग्लैंड अब चले गए, और कंट्रीज़ में भी जाएं अपनी लीग की प्रमोशन के लिए या अपनी लीग बताने के लिए। देखिए जी, पाकिस्तान में लीग होती है, वो तो मुझे पता है कि किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेन चीज़ जो स्पॉन्सर है, अगर आप स्पॉन्सर लेने अपनी कंट्री से बाहर चले गए, तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, ठीक है, इतना पैसा है जिन लोगों के पास, जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ या फैक्ट्रीज़ या ये सब कुछ चला रहे हैं, तो इसका मतलब ये उनको फिर आपकी PSL में इंटरेस्ट नहीं है। यही वजह है ना, इसीलिए आप बाहर निकल गए। अगर आपके मुल्क में आपको कोई स्पॉन्सर बड़ा तगड़ा अच्छा नहीं मिल रहा, तो फिर ये एक सोचने की बात है, ये अलार्मिंग सिचुएशन आपके लिए कि यार अपनी कंट्री में कोई हमें स्पॉन्सर नहीं कर रहा, जो कि आपने बताया, और मुझे भी आइडिया कि यार स्पॉन्सर की वजह से ही ये गए। वहाँ पे तो दी 100 होती है, ठीक है, इंग्लैंड में, तो वहाँ का स्पॉन्सर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ PSL ने पैसा लगाने पर क्यों आमादा होगा? क्या
ऐसा उनको पेश करेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड? देखिए जब कोई स्पॉन्सर आप पकड़ते हैं तो वो जब आपको स्पॉन्सर करता है तो उसको फिर फ़ायदे भी तो होने चाहिए ना, तभी तो वो स्पॉन्सर करेगा आपको। जब आप फ़ायदे ही कोई नहीं है तो कैसे होगा? अब अगर मिसाल के तौर पर आपको अपने पाकिस्तान में स्पॉन्सर नहीं मिल रहा तो वो अगर उसने हर अपना पूरा एक पूरी एक उसने हिसाब लगाया है, जो भी उसने किया होगा, उसके बाद उसको लगा होगा कि यार मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो मैं फिर स्पॉन्सर करके क्या करूं? तो फिर इसी तरीके से अगर बाहर किसी कंट्री में चले जाते हैं, अब वो पाकिस्तानी रुपीज़ में आपसे बात तो नहीं करेगा, वो तो फिर पाउंड्स में आपसे बात करेगा। अगर वहाँ के स्पॉन्सर आपने पकड़ने, चाहे वो पाकिस्तानी लोकल रहने वाला है या फॉरेनर है, जो भी है, वो फिर अपने उस वहाँ के हिसाब से वो बात करेगा। तो क्या उसमें आप एडजस्ट कर लेंगे? क्या आप देख लेंगे? या आप इस वजह से स्पॉन्सर के लिए गए हैं, टीम्स महंगी हो गई हैं, प्रॉब्लम ज़्यादा ना हो जाए, ठीक है ना? तो फिर ये चीज़ें हम कब से बोल रहे हैं कि यार ये चीज़ें आपको शुरू से ही मैनेज करनी चाहिए थी। ठीक है, एक चीज़ मेरे जहन में आती है कि बरतानवी स्पॉन्सर को पाकिस्तान में मैच हो रहे हैं, उनसे क्या फ़ायदा होगा? तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐसा कुछ कर ले शायद कि भाई 5 मैच PSL के बरतानिया में होंगे, या 6 मैच बरतानिया में होंगे, या 10 मैच बरतानिया में होंगे, फिर तो कुछ समझ आती है बात। नहीं, कोई समझ नहीं आती ना, मुझे तो नहीं समझ आती ना कोई चीज़, ये कोई तरीका ही नहीं है ना। आप क्या मतलब आपकी जो पूरी लीग, या तो आप पूरी लीग शिफ्ट करें, या तो आप पूरी लीग शिफ्ट कर दें वहां पे, अगर आप कहते हैं जी स्पॉन्सर यहाँ के मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। आपको याद है कि IPL भी हो चुका है, IPL भी हो चुका है, साउथ अफ्रीका हो चुका है, साउथ अफ्रीका में हुआ है, साउथ अफ्रीका में बहुत पहले हुआ था, ठीक है, एक ही IPL हुआ है शायद, एक ही IPL, ठीक है ना। उसके बाद भी हाल ही में भी हुआ था वो इलेक्शन जो इंडिया में होने वाले वो उस रीज़न की वजह से हुआ था। देखिए उसकी रीज़न है कि मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने दूसरी कंट्री में पूरा IPL शिफ्ट करने की कोशिश की थी, एक आइडिया के तौर पे, एक एक्सपीरियंस के तौर पे, कि यार इंडिया में बहुत ज़्यादा हिट है, साउथ अफ्रीका या कहीं बाहर कंट्री में चलते हैं, वहाँ क्या रिस्पांस मिलता है। हो सकता है वो रिस्पांस ना मिला हो, ठीक है, लोग आते हैं, लेकिन आपकी अपनी कंट्री के अंदर जो लोग आएंगे अपनी लीग को सपोर्ट करने के लिए, वो बाहर के लोग तो नहीं आएंगे। क्योंकि अगर आप अपनी लीग बाहर शिफ्ट कर देते तो जिस तरह आपने बोला कि इंग्लैंड का स्पॉन्सर पाकिस्तान में, उसको क्या फ़ायदा होगा? इसी तरह जब आप अपनी लीग बाहर लेके जाएंगे तो वो क्यों देखेंगे आपकी लीग को? क्योंकि उनको फ़ायदा थोड़ी है। वो ये थोड़ी बोलेंगे कि, वो तो ये कहेंगे यार, वो तो ये बोलेंगे हमारी लीग नहीं, हम क्यों सपोर्ट करने जाए इस लीग के अंदर। तो वो ये 4-5 मैच का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप पूरा भी लेके जाते हैं, उसमें भी आप में इतनी जान है कि आप पूरा PSL वहाँ शिफ्ट करें, लेकिन मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत होगा, ये नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है फैसला जल्दी में किया गया क्योंकि बाबर आजम और हारिस रऊफ वो अवेलेबल नहीं थे, ये ऑस्ट्रेलिया से आए, बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया से हैं, वो ऑस्ट्रेलिया से आए, उसके बाद अब वापस जाएंगे। वसीम भाई थे दुबई में, चले गए दुबई से लंदन आ गए, वो आ गए। रमीज़ राजा का मुझे पता नहीं कहाँ थे, लेकिन खैर रमीज़ भाई की और वसीम भाई की इतना मसला नहीं जितना ऑस्ट्रेलिया से आने वाले सी बात है उनका। और ये हमारा जो सलमान मिर्ज़ा साहिबजादा फरहान, ये भी खैर अभी तो खैर फ्री हैं, इनको बांग्लादेश जाना है। तो ये मतलब बाबर आजम को और हारिस रऊफ को बुलाया यार, 40 घंटे की फ़्लाइट। नहीं, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि अगर आप एक स्पॉन्सर करना है तो आप खुद इससे अंदाज़ा लगा लें, आपके पास तो कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान में फिर स्पॉन्सर ही नहीं है। तो अगर आपको पाकिस्तान में स्पॉन्सर नहीं है और वहाँ पे अगर आपको कोई स्पॉन्सर नहीं करेगा, अगर नहीं करता, तो फिर क्या होगा? कैसे आप अपनी लीग चलाएंगे? और वो सलमान अली आगा भी इसमें नहीं थे, वो तो T20 के कप्तान है पाकिस्तान। नहीं, वो तो जाहिर सी बात है, वो तो उनकी मर्जी होगी, जिसको जो बुलाना होगा बुला लिए। बाबर तो यहाँ है ना, उसको तो बुलाना ही था, सामने तो स्क्रीन पे रखना था ना। बाबर आजम तो जहाँ जाएगा वहाँ पब्लिक आती है, चाहे इंग्लैंड में जाए, बिल्कुल, चाहे ऑस्ट्रेलिया में जाए, बिल्कुल। तो सलमान अली आगा आपका T20 कप्तान है, कम से कम स्टेटमेंट तो देते। आपने फरहान साहिबजादा फरहान को बुला लिया, सलमान अली आगा को नहीं बुलाया, ये मेरी समझ नहीं आई बात। अब जाहिर सी बात है, T20 का कप्तान है, T20 वर्ल्ड कप में कप्तानी भी उसने करनी है, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा अट्रैक्शन तो होता है ना लोगों के साथ कि यार T20 टीम का कप्तान आया हुआ है, PSL स्टार्ट होने लगी है, उसके लिए आए हुए यहाँ पे। मैं तो कह रहा हूँ कि और भी कुछ प्लेयर्स अगर सीनियर आप बुला सकते थे, बुला लेते, लेकिन वही बात है ना, जो मैं समझ रहा हूँ, मेरे हिसाब से मुझे ये समझ नहीं आई चीज़ें, ये क्यों? चलें ऐसा ऐसा समझ आ जाएगा क्या हुआ। एशेज़ में जो हुआ वो समझ आया, 2-0 ऑस्ट्रेलिया जीत गया, मतलब सही की, मतलब क्या लफ्ज़ में इस्तेमाल करूं यार, एशेज़ जो है ना वो मतलब यानी इंग्लैंड को अब अपना तरीक़ेकार चेंज करना पड़ेगा। ये जो बेसबॉल वाला सिस्टम है ना, इसको बदलना पड़ेगा।
और ये हम शुरू से कह रहे हैं ये फ्लॉप हो जाएगा, और वो फ्लॉप हो रहा है। ट्रेविस हेड ने जो पहला टेस्ट जीता है, ट्रेविस हेड और उनके साथ दूसरे थे, वो तो बहुत तेज खेल रहे थे, वो इसी वजह से तो जीते पहला टेस्ट। नहीं, मेरा कहने का मकसद ये है कि देखें, ट्रेविस हेड तो प्लेयर ही ऐसा है ना, उसको तो आप रोक ही नहीं सकते। लेकिन इंग्लैंड ने जिस तरीके से अपना क्रिकेट का स्टाइल अपनाया हुआ है, वो 11 के 11 प्लेयरों ने यही हाल किया हुआ है। पहले से लेकर, अगर मैं सिर्फ बैट्समैन की बात करूं, पहले से लेकर 7वें नंबर तक उसने यही क्रिकेट खेलनी है, आना है जाना है मारना है, आना जाना है मारना है, ये नहीं चलेगा। इसीलिए वो टीम स्ट्रगल कर रही है भाई। ये कभी कभार होता है, कभी कभार। आपने शुरू में जब आपने ये बेसबॉल का नाम लेके आए और आपने उस वक्त जिस टीम को मारना शुरू किया, लाइक जिस तरह पाकिस्तान में भी आपने टेस्ट मैच मारा 800 रन करके, उसके बाद आपने और जगहों सीरीज़ में भी इस तरह की क्रिकेट खेलनी शुरू की, तो किसी को आइडिया नहीं था कि यार ये एकदम से जो है इतना मारने लग जाएंगे 50 ओवर की क्रिकेट में भी, ठीक है। तो आपने ये सोचा कि नहीं यार बस हमें लगता है क्रिकेट मिल गई है और हम बदल देंगे क्रिकेट को, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर रूल्स वगैरह वहाँ के हैं, सब कुछ वहाँ का है, वहाँ पे लोग जाके क्रिकेट को फॉलो करते हैं, पसंद करते हैं, खेलना चाहते हैं, ठीक है ना, तो वो उनकी क्रिकेट भी है, सब कुछ उनका है। तो वो ये इन्होंने सोचा कि यार यहाँ पे हम इस क्रिकेट के स्टाइल को भी बदल देते हैं। तो वक्ती तौर पे हुआ, लेकिन नहीं हुआ, वो काम नहीं चला भाई। जहाँ पे बॉल ज़्यादा स्विंग सीम होगा, वहाँ जहाँ पे बॉल ज़्यादा ब्रेक होगा, आप कैसे बेसबॉल क्रिकेट खेल सकते हैं, कैसे स्ट्राइक रेट खेल सकते हैं, जो कि हम अपने प्लेयरों की, अपने लोगों को भी बोलते हैं कि इस तरह मत जाओ। अब इसी इंग्लैंड की टीम के अंदर आपको एक प्लेयर नजर आएगा जिसका नाम है जो रूट, ठीक है। क्या वो बेसबॉल वाली क्रिकेट खेल रहा था? वो नॉर्मल टेस्ट क्रिकेट खेल रहा था, और उसने बिल्कुल अपने तरीके से क्रिकेट खेली ना, उसने अपना गेम बदलने की कोशिश की। जो वो है उसने 100 कर दिया उसी बॉलिंग लाइनअप के आगे, और पहले टेस्ट में, ठीक है, उसी बॉलिंग लाइनअप के आगे, ठीक है। और जो क्या नाम है इसका, अपनी यही बैटिंग लाइनअप के साथ मिल के उसने, ठीक है, उसने 100 कर दिया, ठीक है। तो उसने बताया कि भाई क्रिकेट कैसे खेलते हैं। आप उनके सारे प्लेयर्स देख लें, ठीक है, आप उसको देख लें, ओपनर इनका जो है बेन डकेट को देख लें, ठीक है, आप हैरी ब्रुक को देख लें। हैरी ब्रुक, मैंने कुछ हाईलाइट देखी, कुछ मैच देखा, चौके लग रहे, मारी जा रहा है। वही स्टाइल बेन डकेट का भी है, ठीक है। जैक क्रॉली थोड़ा सा बेहतर खेलता था, वो भी उसी राह में चलने लग गया, तेज थोड़ा खेलना है। ऐसा नहीं होगा। आप इनके पास 2 प्लेयर ऐसे हैं, ऑली पॉप और जो रूट, जो बेहतर तरीके से क्रिकेट खेल सकते हैं, लेकिन इनको अपना स्टाइल चेंज करना पड़ेगा, या इनको अपना कोच चेंज करना पड़ेगा, जो उन्होंने मकलम को रखा हुआ है। मकलम को क्यों लेके आए? ये इसीलिए लेके आए, ठीक है, कि क्योंकि एक टाइम ऐसा था कि इंग्लैंड के ओपनर्स जो हैं वो एक इनका कौन से 2 ओपनर थे, वो बहुत स्लो खेलते थे। अभी कोई 3-4 साल पहले की बात है, नाम में उनके एक सिबले था और एक और था, ये लेफ्ट हैंडेड था, दोनों बहुत स्लो खेलते थे। तो उसमें केविन पीटरसन ने भी बोला कि यार ये जो है इतनी स्लो क्रिकेट खेलते हैं, बाबर और रिजवान, ठीक है, इतनी स्लो क्रिकेट, जैसे बाबर और रिजवान के ऊपर आता था। नहीं, बाबर रिजवान की बात ही हो रहा है, वो छोड़े, ये टेस्ट क्रिकेट की बात हो रही। तो वो जो इतने स्लो खेलते हैं, इनको तेज करना चाहिए, इनको ये करना चाहिए, इनको वो करना चाहिए। फिर वो करते कराते ये ब्रेंडन मकलम को ये लेके आए जी क्रिकेट तेज करे। अब ब्रेंडन मकलम का जो स्टाइल है खेलने का, या उसका जो एटीट्यूड है, ठीक है, या उसने जिस तरीके से क्रिकेट खेली है, ये बात याद रखें हमेशा, जिस किस्म का इंसान होता है, जैसी उसकी नेचर होती है, वो वही चीज़ डेवलप करने की कोशिश करता है सामने वाले को। कहीं ना कहीं आप कामयाब हो जाते हैं, कहीं ना कहीं आप वो हो जाते हैं, लेकिन अगर आप अपनी सोच, वही सोच प्लेयर्स में डेवलप करना चाह रहे हैं, उनको बोलना चाह रहे हैं ऐसी क्रिकेट खेलो, उसमें उनको नुकसान हो रहा है। अगर इंग्लैंड ने अपनी क्रिकेट सही करनी है तो ब्रेंडन मकलम को कोचिंग से हटाना चलें। ये तो बैटिंग की बात करें अगर, तो उसमें जो रूट स्टैंड आउट नज़र आता है। जो रूट 40वीं सेंचुरी, पहली ऑस्ट्रेलिया में सेंचुरी, मतलब ये इस सेंचुरी को कहा जा रहा है कि बाबर आजम ने जो अभी 2023 के बाद सेंचुरी की, दोनों जब लोग मिला रहे हैं, उसकी रीज़न क्या आपको क्या लगता है? एक तो वनडे की सेंचुरी है, एक टेस्ट मैच की सेंचुरी है, दोनों ने बड़े अरसे के बाद, मतलब इसने पहली दफ़ा ऑस्ट्रेलिया में सेंचुरी की है, बाबर ने कोई 2 साल के बाद, 2.5 साल के बाद की है, तो और दोनों का स्टाइल भी सेम। ये सेलिब्रेशन स्टाइल क्यों सेम है? ये नहीं, सेलिब्रेशन स्टाइल सेम नहीं है। वो होता कभी कभार ये है कि कोई भी प्लेयर जो है वो जो सेलिब्रेट करता है, अब कितने प्लेयर्स ऐसे हैं क्रिकेट में वो जो रोनाल्डो को फॉलो कर रहे होते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, वो ये नहीं है कि वो करते हैं, वो एक आध को देखते हैं, वो फिर कहते हैं कि चलो मुझे अच्छा लगा मैं भी इस तरीके से कर लूँ,
ठीक है, ये स्टाइल जो मुझे नजर आता है ये हार्दिक पांड्या ने स्टार्ट किया था। ठीक है, सामने ट्रॉफी रखी, कोई भी सीरीज जीती यूं करके कर दिया, तो वो लगता है सबको मजा आया। कोहली कर चुका है 2022 में, ठीक है, उसने सेंचुरी की थी, उसने भी ऐसे किया था। तो वो ये क्या है इस तरह नहीं क्या है? अब उसको इसका मैं क्या कह सकता हूँ, वो यही हो सकता है कि मैं क्या करूँ, बस 100 कर दिए मैंने, बस कर दिए 100 मैंने, वो इसी तरह यही स्टाइल हो सकता है, और क्या हो सकता है समझ नहीं आया ये तो एक तो ये, लेकिन ये जरूर है कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो टेस्ट मैच में फिर बाबर का नाम लिया इन्होंने, कमेंटेटर्स ने, फिर वही कवर ड्राइव की बात की। अब देखो बाबर कहाँ पे है, बाबर का उस टेस्ट में कहीं दूर पास का कोई पता नहीं है उसका, ठीक है, दूर दूर तक उसे कोई पता नहीं, लेकिन फिर टेस्ट में नाम ले लिया। कवर ड्राइव बाबर जैसे कोई मारता ही नहीं, तो आज के दौर में कोई मारता नहीं। मेरा सिर्फ कहने, तो मैं मानता हूँ, मेरा सिर्फ मैं कौन होता हूँ मानने वाला, ये तो कह रहा हूँ, मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि जिसको अल्लाह ने जिस चीज में इज्जत दी है उसको मानो। हमने तो नहीं उनको बोला कमेंटेटर्स को कि भाई आप बाबर की तारीफें करें, या जिस तरह हमारे लोग कहते हैं ना कि जी बाबर का दोस्त है, बाबर ने बोला होगा, बाबर नहीं है, तो भाई वो तो वहाँ वो कमेंट्री कर रहे हैं, वहाँ पे उन्होंने बोल दिया, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ लोग समझते हैं उसको, ऐसा नहीं है समझते हैं तो इतनी बड़ी लीग में इतने महंगे पैसों में गया ना यार, वो कुछ समझते तो गया ना। तो कहने का मकसद ये है कि जो रूट की जो आपने बात की ना बाबर, उसका वो बात सही है, जो मुझे जहाँ तक लगती है कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट पहली दफ़ा ऑस्ट्रेलिया में रन किए उसने, ऑस्ट्रेलिया में पहली दफ़ा 100 की। अब कुछ लोग कहते हैं कि सुन रहा था मैं कुछ लोगों को, यार ये बहुत अच्छा हो गया 100 कर दिया, वरना शायद ये सारी ज़िंदगी सोचता रिटायरमेंट के बाद कि यार देखो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मैंने 100 नहीं किया। अब आप ये देखो कि कितनी बड़ी अचीवमेंट है किसी भी बैटर के लिए कि यार वो सारी ज़िंदगी हर टीम के अगेंस्ट खेला, उसने 100 की है, ठीक है, लेकिन बाबर आजम के लिए ये आई थिंक बात अधूरी रह जाएगी, विराट कोहली के लिए रह जाएगी, ठीक है, रोहित शर्मा के लिए रह जाएगी। तो टेस्ट क्रिकेट में इन्होंने एक दूसरे के अगेंस्ट 100 नहीं किया, ये बहुत बड़ा डेंट है, ये इनको पता नहीं है, ठीक है ना, सारी ज़िंदगी ये बात होगी, ठीक है कि यार इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में 100 नहीं किया हुआ। बहुत बड़ी बात है जी, ये गिने ही वो लोग जाते हैं जिन्होंने परफॉर्म किया इंडिया के खिलाफ, वसीम अकरम हो, सकलैन मुश्ताक हो, इंजमाम हो यहाँ पाकिस्तान से, वहाँ से सचिन हो, ड्राविड हो, गावस्कर हो, कोहली साहब हो, रोहित शर्मा हो, लेकिन एक बॉलर है मिचेल स्टार्क, वो वसीम अकरम से आगे चले गए। 414 का वसीम अकरम का जो हिस्सा था, द बेस्ट टेस्ट लेफ्ट आर्म बॉलर। स्टार्क ने तो कहा कि वसीम भाई तो इधर है भाई, वसीम अकरम तक मैं टच नहीं कर सकता। तो वसीम अकरम को तो आपने खेलते भी देखा, आप साथ खेले भी वसीम अकरम के। वसीम भाई वहाँ तक है, स्टार्क यहाँ तक बोला, वसीम भाई यहाँ तक है, चाहे स्टार्क 1000 विकेट, चाहे 700 800 900 भी आउट कर दे। मैं उसका देखें, मैं इस तरह कंपैरिजन नहीं कर रहा, मैं हमेशा, आपको पता है मेरी और आपकी कितनी दफ़ा बहस होती है इस चीज़ के ऊपर कि आजकल का दौर का जो क्रिकेटर है उसको आजकल के दौर के हिसाब से देखो, जो अपना दौर गुजार चुका वो अपने दौर के हिसाब से सुपरस्टार है, जो आजकल है वो आजकल के दौर के हिसाब से स्टार है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आजकल के दौर का स्टार नहीं है, ठीक है, बहुत बड़ा बॉलर है, सब कुछ है, फिटनेस 35-36 साल का हो गया है, इस एज में भी वो तीनों फॉर्मेट खेलता है, ये बहुत बड़ी बात है। और ये यंग जनरेशन को इनको देखना चाहिए कि यार ये इतना फिट है, उसके साथ तो अभी पैट कमिंस खेल ही नहीं रहा, जॉश हैजलवुड भी अनफिट का मसला हुआ है। तो स्टार्क को आप देखिए, पूरी रेगुलर क्रिकेट खेलता है, लीग्स खेलता है, सब कुछ खेलता है, अभी डोमेस्टिक क्रिकेट भी अपनी खेलते हुए हमें नजर आया ऑस्ट्रेलिया की। तो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स में दुनियाई क्रिकेट में सबसे ज़्यादा आउट किए, लेकिन मैं वसीम भाई को इस वजह से ऊपर रखता हूँ, या उस दौर के प्लेयर्स को थोड़ा सा ऊपर इस वजह से रखता हूँ मैं, क्योंकि उस दौर में बहुत बड़े नाम गुजरे हैं। आज भी आप देखो, जब 1980s से लेकर 90 में देख लें या 2000 तक आप देख लें, ठीक है, उस दौर के जो क्रिकेटर्स थे वो उनके आज भी नाम लिए जाते हैं कि यार उससे बड़ा प्लेयर कोई नहीं था, उससे बड़ा बॉलर कोई नहीं था, उससे बड़ा ये नहीं था, उससे बड़ा वो नहीं था। तो उस टाइम जो इन लोगों ने जिन टीम्स के अगेंस्ट बॉलिंग की है, उनके उस टीम में पहले नंबर से लेकर छठे तक ही बड़े नाम थे सारे। अगर किसी बैट्समैन ने अगर किसी टीम के अगेंस्ट रन्स किए तो उनके पास तो 4-4 6-6 तो वर्ल्ड क्लास बॉलर थे। बिल्कुल बिल्कुल, वीक ऑप्शन तो कहीं होता ही नहीं था। आज भी कम नहीं है ना, कोहली, शर्मा, किलियन विलियमसन, एक आध देखे, एक आध अब एक मिसाल के तौर पर अगर स्टार्क न्यूजीलैंड के, मैं कतई ये बात नहीं कर रहा कि बॉलर हल्का है, ये जहन में रखे, बहुत बड़ा बॉलर है। अगर स्टार्क न्यूजीलैंड के अगेंस्ट बॉलिंग करता है तो कितने बड़े सुपरस्टार है न्यूजीलैंड में इस वक्त? विलियमसन एक, और कौन है बड़ा नाम? कौन है? विलियमसन, और कोई नहीं है। कौन है? कोई मतलब
इतना बड़ा कोई ना, आखिरी बड़ा नाम वहाँ विटोरी था, ठीक है, डैनियल विटोरी जो बॉलर था। ठीक है। और वसीम भाई ने जिन बॉलर बैट्समैनों के गेंद की, वो कितने बड़े बड़े नाम थे उस दौर में हर टीम के अंदर। मॉर्टन क्रो देख लें, रादरफोर्ड को देख लें, ग्रेट बैच को देख लें, ठीक है, और बहुत से बहुत प्लेयर थे। मतलब इंडिया के जॉन्स एक था बैट्समैन न्यूजीलैंड का, वो मतलब उस टाइम क्वालिटी थी। उस टाइम न्यूजीलैंड टीम में क्वालिटी। इंग्लैंड देख लें, वेस्ट इंडीज देख लें, वेस्ट इंडीज तो खत्म ही नहीं होती थी, चाहे बॉलिंग देखें चाहे बैटिंग। उसके बाद आप और टीम्स देख लें। तो बाकी जो, अगर मैं स्किल्स वाइज भी बात करता हूँ, स्किल्स वाइज भी, तो जो वसीम भाई में स्किल्स नजर आती हैं वो स्टार्क में वो चीज़ नहीं है। लेकिन स्टार्क की अपनी एक क्लास है, नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट बॉलर इस टाइम इन वर्ल्ड क्रिकेट है। मैं तो बहुत ज़्यादा इंप्रेस होता हूँ स्टार्क से, हमेशा, यकीन करें, जब भी इनको देखता हूँ। तीनों फॉर्मेट, यार ये जोर नहीं लगाते, हर फॉर्मेट में जोर नहीं लगाते। 35 साल ठीक है, तकरीबन 35-36 का होने लगा, तो हमारे बॉलर 2 ओवर करते हैं, थक जाते हैं। ये कैसी फिटनेस है 22 साल की? तो भाई उससे सीखो। और एक और चीज़, हमारे कोचिज, हमारे यहाँ पे कोचिंग स्टाफ में या कोचिज जो यहाँ पे, जो मैं यंगस्टर से कभी कभी पूछता हूँ, वो हैवी जिम करने से मना करते हैं। भाई आप इनको देखो तो सही, हैवी जिम करते कितने ही। अभी यही ऑस्ट्रेलिया की टीम आखिरी टूर पे आई थी, ठीक है, आपने देखा नेशनल स्टेडियम के जो सीढ़ियाँ उतरते हैं उसके सेंटर में कितने वेट्स वगैरह रखे हुए थे, कितना कुछ रखा हुआ था, हैवी जिम का सामान रखा हुआ था। वो बहुत तगड़ी और बहुत हैवी किस्म की ट्रेनिंग करते हैं, जिसकी वजह से वो सर्वाइवल का तो है मामला। अब आज से वो प्रेसिडेंट कप भी शुरू हो गया जी, 8 टीम्स का प्रेसिडेंट कप भी शुरू हो गया, और मुकाबले भी हुए, और कराची में मुख्तलिफ मुकामात पे हो रहे हैं मुकाबले। तो प्रेसिडेंट्स कप के बाद फिर इसका वनडे कप है ये, इसके बाद फिर 4 डे भी शुरू हो जाएगा। तो ये थक नहीं जाएगा? बड़ा खतरनाक, मतलब बड़ा डिमांडिंग सीज़न है। वेदर तो बहुत अच्छा है अभी इस वक्त जो है, वो गर्मी तो नहीं है मेरे ख्याल में। अगर ओडीआई के मैचेस खेलें वो जो डोमेस्टिक के हो रहे हैं, वो उसमें भी मुझे नहीं लगता इतनी ज़्यादा उनको, लड़कों को शायद परेशानी होगी। उसके बाद जो इनका जो 4 डे का सीज़न होता है, वो भी ज़ाहिर सी बात है, ये इसमें कोई एक्सक्यूज़ थोड़ी हैं भाई। सब लड़कों को पता है कि हमने वनडे खेलना है, उसके बाद 4 डे मैचेस के खेलने हैं। इसमें एक्सक्यूजेस के, आप तो एंजॉय करके उनको क्रिकेट खेलनी चाहिए। हमने तारीफ भी की थी कि टेलीवाइज हो रहे हैं मैचेस, लेकिन हाँ टेलीवाइज तो नहीं हो रहे, लेकिन लाइव स्ट्रीम तो हो रहे हैं। चलें, कुछ तो हो रहा है। डोमेस्टिक के जो सिलसिला एक बना था कायदर ट्रॉफी के फाइनल के टेलीवाइज होने से, टेलीवाइज नहीं हो रहे। लेकिन देखिए मैं तो हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि कोशिश किया करें कि अगर लाइव मैचेस दिखाए जाएँ, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। लड़कों का कॉन्फिडेंस भी होता है कि यार लाइव मैच आ रहा है, कोई ना कोई देख रहा होगा हमें। फिर उसके बाद आपको ये भी पता चलता है यार जो मिस्टेक्स, जो गलतियाँ, ग्राउंड में इम्प्रूवमेंट, लोग नहीं आ रहे, ये वो सब कुछ उससे बड़ा होता है। अंपायर्स के ऊपर प्रेशर डलता है कि यार मैच लाइव आ रहा है, कोई डिसीजन गलत नहीं लेना, ठीक है। अगर किसी में डाउट भी है वो भी ख़त्म हो जाता है कि यार अब तो लाइव आ रहा, अंपायर बेईमानी थोड़ी करेगा। वरना आम मैचेस में तो सुनने में यही आता है बेईमानी कर जाते हैं, आउट नहीं देते, ये मसले मसाइल होते हैं। तो ये चीज़ें भी होती है, बड़ा उससे फ़र्क होता है। मैं ये नहीं कहता कि यार आप पूरे सीज़न दिखाएं, मैं कहता हूँ भाई कोशिश करें दिखाएं मैचेस, फाइनल तो दिखाएं, ठीक है। उसके अलावा राउंड के कुछ मैचेस, हर टीम के 1-1, 2-2 मैचेस आप दिखा दें, ज़्यादा मैचेस बेशक ना दिखाएं। इस तरह करें। ये यार 2025 चल रहा है, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना यार। हम आज भी बैठ के ये बातें करते हैं, दूसरे मुल्कों के मैचेस मैं देखता हूँ, दूसरे मुल्कों की डोमेस्टिक लीग के मैचेस वहाँ टेलीवाइज होते हैं। और डिपार्टमेंट्स के बारे में शिकायत है कि कोई भी डिपार्टमेंट, मतलब अब डिपार्टमेंट का जो रूल है वो कि पैसे देने पड़ते हैं। पैसे अगर आप दे रहे हैं तो आप खेल लें, फिर आपकी डिपार्टमेंट का सब पैसे देने पड़ते हैं। अगर कोई आपका चीफ एग्जीक्यूटिव है मिसाल के तौर पर, वो खेलना चाहे वो भी खेल सकता है। तो ये अगर ये तो फिर इसका कोई होना चाहिए। ये पहले भी जब हम भी खेल रहे थे उस टाइम भी हो रहा था। अच्छा, होता था, किसी डिपार्टमेंट में होता था, बहुत टॉप क्लास डिपार्टमेंट, बड़े बड़े जो बैंक है इनमें नहीं होता था। लेकिन जो ग्रेड 2 के कुछ डिपार्टमेंट होते थे, जो नए पहली दफ़ा आते थे, उनमें उनके कोई मतलब सीईओ वगैरह या बड़े लोग, कोई ना कोई जो शौकीन होता था, जिसकी वजह से टीम डल जाती थी, जो पैसे देता वो खेलता था कहीं ना। हम खेले हैं कुछ ऐसे डिपार्टमेंट के अगेंस्ट, हम खेले हैं, तो इस तरीके से हुआ है। खैर वो तो अगर आप इस तरह करेंगे तो फिर आपकी टीम की वैल्यू भी कोई नहीं है, स्टैंडर्ड भी नीचे जाएगा। और मैं तो हमेशा कहता हूँ भाई, यही हमारे लोग हैं ना जो कहते हैं जी 35 साल का, 30 साल का, इससे ज़्यादा की क्रिकेटर नहीं होना चाहिए। तो फिर एक तो खैर मैं समझता हूँ ये गलत है। उसके बाद अगर ऐसे डिपार्टमेंट में इनके स्टाफ के लोग खेलने लग जाएंगे तो फिर आपकी क्रिकेट जो है वो कहाँ जाएगी। चलें, ये तो बात हो गई। अब क्रिकेट हो भी नहीं ना। अब सुना, बांग्लादेश प्रीमियर लीग के लिए अभी तक एनओसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नहीं दी। ऑस्ट्रेलिया की तो दी जा चुकी है एनओसी, लड़के जा चुके हैं।
ऑस्ट्रेलिया ऐसी बात, मतलब मैंने सोशल मीडिया पे देखा है, मुझे नहीं पता, लेकिन बांग्लादेश की तो मैं सर्टन कह रहा हूँ आपको, बांग्लादेश प्रीमियर लीग के लिए एनओसी लड़कों को नहीं दी गई। नहीं, मेरे ख्याल में देखें, अगर हमारा क्रिकेट बोर्ड ये समझता है कि जी ILT20 ILT20 हाँ, उसके लिए जो है हमने अपने प्लेयर्स को एनओसी दे दी है, वहाँ भी काफ़ी चलेंगे, या बिग बैश के लिए दे दिए, बस अब ज़्यादा हो गई है। लेकिन जो बिग बैश में जो लड़के खेल रहे हैं, अगर आप कहते हैं कि यार वो उनका पाकिस्तान टीम में कोई अभी सिलेक्शन दूर दूर तक नहीं है, जिस तरह मैं उसकी बात करूँ, एहसानुल्लाह की मैं बात करता हूँ, उसकी अब क्रिकेट पाकिस्तान में कोई उसको सिलेक्ट नहीं खेला, बीपीएल में खेला। बीपीएल की बात करो, आपने बीपीएल की बोला ना, एनओसी अभी तक नहीं मिली ना, मुझे नहीं पता एहसानुल्लाह को मिली नहीं मिली, लेकिन अगर वो जाना चाह रहा है और अगर उसकी पाकिस्तान में डोमेस्टिक में उसको टीम्स नहीं सिलेक्ट कर रही, PSL में उसका नाम नहीं आ रहा, तो कितने प्लेयर्स हमारे हैं जो पाकिस्तान में डोमेस्टिक नहीं खेलते, बाहर की लीगों में जाके इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करते हैं, वहाँ से उनकी पाकिस्तान टीम में सिलेक्शन बन जाती है। तो आप जाने दें, अगर वो उसकी वो नहीं रेगुलर मेंबर है ना पाकिस्तान टीम का, तो आप जाने दें उसको, क्रिकेट खेलने दें, क्या पता वहाँ पे जाके कुछ सीखे, कोई डिफरेंट कोचेस के साथ होगा, वहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, अपने आप को ज़रा थोड़ा फिजिकली भी बेहतर करेगा, मेंटली भी अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा। जब डिफरेंट लोगों के बीच में बैठते हैं, बड़ा इंसान बड़ा बदलता है अपने आप को, ठीक है ना, तो वहाँ जाएगा, शायद जोर लगाए, कुछ अच्छी बॉलिंग वॉलिंग करे। और अमूमन मैंने देखा है बांग्लादेश प्रीमियर लीग से हमारे बड़े लड़कों का पाकिस्तान टीम में कमबैक हुआ है, वहाँ पे जाते हैं और वहाँ की पिचेस फास्ट बॉलर्स को बड़ा सपोर्ट करती हैं। इसकी हाइट भी है, हो सकता है शायद बड़ी टाइम बाद इसको एक मौका मिला है, जान वन मारे, एल्बो थोड़ा सा बेहतर हो गया, चेक भी हो जाएगा, फिटनेस भी चेक हो जाएगी, उसकी अपनी परफॉर्मेंस, और अगर वहाँ पे अच्छी बॉलिंग कर जाता है तो फिर ऑटोमेटिकली अगर पाकिस्तान टीम में नहीं भी जाता, लेकिन उसको कहीं ना कहीं डोमेस्टिक में फिर उसको मौके मिलने लग जाएंगे। ठीक है, ये तो क्रिकेट की बात है जो हम उठा के रखते हैं। क्रिकेट में बहुत सारी हमने बात की, ट्रॉफी टूर से हम शुरू किया, ट्रॉफी नहीं, PSL 11 का जो टूर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बनाया इंग्लैंड में, वो हमने बात शुरू की थी। उसके बाद एशेज़ पर आया, एशेज़ के बाद फिर हम दीगर मौज़ूआत को समेटा हमने। थोड़ा जल्दी है क्योंकि ब्रेक के बाद आपके लिए सरप्राइज़ भी है, और आपके लिए हम बात करेंगे नेशनल गेम्स पर, 35वें नेशनल गेम्स जो कराची में हो रहे हैं। 32 खेल हैं इसमें, और बड़े बड़े खिलाड़ी इस वक्त मैदान में हैं, जैसे अरशद नदीम साहब, उन्होंने आज 81.81 मीटर नेज़ा फेंका और गोल्ड मेडल जीता। इस तरह से नंबर 1 समी बन गए हैं, तेज़ तरीन एथलीट बन गए हैं, फ़ायका खातून एथलीट तेज़ तरीन बन गई हैं। तो और भी बहुत कुछ है। एक ख़ास मेहमान हमारे साथ होगा आफ्टर दिस ब्रेक। आप देख रहे हैं सिली पॉइंट, और अब इसका रंग बदल चुका है सिली पॉइंट, क्योंकि हमने पहले सेगमेंट में क्रिकेट की बात की। दूसरा सेगमेंट हम नाम करते हैं, हम नाम करेंगे 35वें नेशनल गेम्स के जो कराची में हो रहे हैं। हमारे लिए फ़ख्र की बात है, सिंध में 18 साल के बाद नेशनल गेम्स की आमद हुई है। थोड़ी सी झलकियाँ देखते हैं, थोड़ा सा मोन्टाज हमने बनाया हमारी टीम में, वो देखिए पहले, उसके बाद मैं मेहमान का तारुफ आपसे कराता हूँ। चंद खेल थे, टोटल 32 खेल हैं इसके अंदर, और क्या क्या है वो सब बताने के लिए मेरे साथ एक हमा जहद शख्सियत मौजूद हैं। सैयद गौहर रज़ा सीनियर ऑफिशियल हैं सिंध ओलंपिक एसोसिएशन के, और भी इनके तारुफ हैं बहुत सारे, उनने वक्त में ज़ाया नहीं करा। सैयद गौहर रज़ा, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सिली पॉइंट। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने आज इस टॉपिक्स पे बात करने के लिए। क्योंकि आपसे ना मेरी मुलाकात हुई थी कुछ पिछला हफ्ता यहीं पर, और ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स KMC में,
तो आपने जो नॉलेज दी थी ना हमें, उससे मैं सोच लिया था मैंने कि मुझे मौका मिलेगा कि क्रिकेट से ज़रा सा हम हटेंगे तो आपसे बात करूँगा। ये नेशनल गेम्स में कितने खेल हैं? मैंने बताया कि 32 हैं, और कितने मकामात हैं कराची के, वो अगर बता दें आप। ओवरऑल 35 नेशनल गेम जो कराची में 18 साल के बाद हो रहे हैं, उसमें तकरीबन 32 गेम हैं और 24 वेन्यूज़ पे मुख्तलिफ हो रहे हैं। उसके साथ साथ तकरीबन 22 एग्जीबिशन गेम्स भी हो रहे हैं। तो तकरीबन अराउंड 54 के करीब जा रहे हैं। जो ऑफिशियल ओलंपिक के अंडर हैं वो 32 हैं, और 24 वेन्यू पे मुख्तलिफ जगह पे ये कंपटिशन्स हो रहे हैं जो ऑल ओवर पाकिस्तान। अराउंड 10,000 से ज़्यादा एथलीट और 1,000 से ज़्यादा ऑफिशियल जो ऑल ओवर पाकिस्तान यहाँ पे आए हुए हैं। और उसका आगाज़ 6 दिसंबर को हो चुका है, जिसमें ओपनिंग सेरेमनी में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उसका आगाज़ किया। अब डिफरेंट वेन्यूज़ पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ चल रही है। मैं ख़ास तौर पे एथलेटिक्स मदर स्पोर्ट्स है, उसे हम देख रहे हैं। एथलेटिक्स की बात है तो आज समी ने तेज़ तरीन पाकिस्तानी खिलाड़ी का एजाज़ हासिल किया, इंसान का एजाज़ हासिल किया। फ़ाइका खातून तेज़ तरीन बनी। तो इसको के हवाले से बताइए, समी का बैकग्राउंड क्या है, फ़ाइका का बैकग्राउंड क्या है? ओवरऑल देखिए, ये सारे पाकिस्तान वापडा से उनका ताल्लुक़ है और फ़ाइका का भी, और दोनों ने डेफिनेट तकरीबन पिछले 5-6 साल से समी ट्रेनिंग में था और बहुत आउट क्लास परफॉर्मेंस दे रहे थे डिफरेंट लेवल पे, नेशनल लेवल पे। आज वो 35 नेशनल का फास्टेस्ट मैन बना है, इसी तरह फ़ाइका बनी है। तो ये डेफिनेट एक चीज़ है, बेस करता है जो एथलेटिक्स पे है। आप इसे मदर स्पोर्ट्स कह सकते हैं। 2017 में मैंने पाकिस्तान के मुख्तलिफ 8 शहरों में फास्टेस्ट मैन एंड वुमन के टाइटल के नाम से एक इवेंट किया था, जो पाकिस्तान के 8 शहरों में हमने मुनक्किद किया था। उसके अंदर अंडर 11, अंडर 13, अंडर 19, अंडर 15, अंडर 7, अंडर 26 कैटेगरीज में उनसे हमने ये करने की कोशिश की गई थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्मेंस जो 100 मीटर दौड़ सकता है वो दुनिया की तमाम स्पोर्ट्स को कवर करने की सलाहियत रखता है वो। अच्छा गौर भाई, मेरे 2 सवाल है। एक तो पहला सवाल तो ये है कि जिस तरह हम ये बात करते हैं और हम देखते भी, और जिस तरह आपने बताया भी कि एथलेटिक में हमारे जो प्लेयर्स हैं, जाहिर सी बात है नेशनल एथलेटिक होती है, उसमें बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेज होती हैं, कोई जीतता है कोई हारता है। लेकिन जो टॉप पे आता है किसी भी एथलेटिक गेम में, हमें वो क्वालिटी या हमें वो चीज़ें, हमें इंटरनेशनल लेवल में वो प्लेयर्स उस तरह प्रिपरेशन हुए हुए या वो चीज़ें क्यों नज़र नहीं आती? क्योंकि हमें क्लियर नज़र आता है जब हम इंटरनेशनल इवेंट देखते हैं कोई से भी ओलंपिक के, उसमें हमारे पाकिस्तान के कोई प्लेयर नज़र नहीं आते। अब मैं अगर अरशद नदीम की बात करता हूँ, अरशद नदीम जब इवेंट जीता उससे पहले तो कोई भी नहीं जानता था अरशद नदीम को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो आपको पता है क्रिकेट हॉकी बस यही चलता है। हॉकी भी शायद कम हो गई, अब क्रिकेट की तरफ ज़्यादा ध्यान है। तो अरशद नदीम जब सामने आए तो पता चला कि यार कोई भी जेवलिन थ्रो का कोई ऐसा प्लेयर भी है पाकिस्तान के अंदर जो आ गया। तो ये क्या फैसिलिटीज़ के प्रॉब्लम्स हैं, या जिस तरह हम पाकिस्तान में बात करते हैं, जो मैं बिल्कुल स्ट्रेट वे आपसे बात कर रहा हूँ कि पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है, सियासत की वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं, क्यों प्लेयर हमारे सामने इंटरनेशनल लेवल पे क्यों नज़र नहीं आते? क्या ख़ास तौर पे जो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के अंदर जो फुकदान है, ट्रेनिंग का फुकदान है, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्वालिटीज़ इंसान को चाहिए होती है। उसमें आपका रिएक्शन टाइम है, स्पीड है, और एजिलिटी है, बैलेंस है, पावर है, कोऑर्डिनेशन है। उस पे पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा क्रिकेट कोच या किसी स्पोर्ट्स का जो हायर क्वालिफाइड पर्सनालिटी नहीं है कि वो रिएक्शन टाइम इम्प्रूव कर सके, या उसकी स्पीड को मेंटेन कर सके, या उसकी जो बैलेंस और बॉडी कोऑर्डिनेशन, अपर और लोअर का कोऑर्डिनेशन, उस पे साइंटिफिक ट्रेनिंग पे वो नहीं जा सकता, क्योंकि हम देसी नुस्खों के ज़रिए ट्रेन किया जाता है। हम सम टाइम हम ज़्यादा इंडोरेंस वर्क करा देते हैं, जैसे आप कह रहे थे कि मैं कंटिन्यू रनिंग करता हूँ। ओवर ट्रेनिंग करने से, कंटिन्यू रनिंग की वजह से भी एक मसला होता है कि आपके जो 2 किस्म के फाइबर होते हैं बॉडी के अंदर, जब आप कंटिन्यू रनिंग करते हैं और स्लो पेस पे करते हैं तो फाइबर कन्वर्ट होते जाते हैं स्लो। तो जब आप स्पीड का काम करते हैं तो आपकी बॉडी में फास्ट फाइबर डेवलप होते हैं, तो उनकी कन्वर्ट, हम छोटी एज में ये वाला काम करते नहीं है, उस पर काम नहीं करते। अगर रिएक्शन टाइम ट्रेनिंग कराएं, स्पीड की ट्रेनिंग कराएं या बैलेंस की कराएं, तो उनकी मतलब डिफरेंट टाइप, मतलब ये वो हमारे क्वालिफाइड लोग हैं। क्वालिफाइड लोग नहीं है, क्वालिफिकेशन नहीं है लोगों के पास। डेफिनेट। तो फिर अगर नहीं है 2025 में, हम क्रिकेट पे भी मैं बहुत बात करता हूँ, मैं कहता हूँ यार 2025 चल रहा है, हम क्या डिस्कस कर रहे हैं?
अगर 2025 में भी ये चीज़ें एथलेटिक में भी चल रही हैं, ठीक है, तो फिर हमारी चीज़ें कैसे इंप्रूव होंगी? फिर तो हम सिर्फ ये है कि नेशनल गेम्स खिला के वहीं बच्चा जो जीत गया खुश हो गया बस ख़त्म, ऊपर जा नहीं पा रहा, कोचेज़ क्वालिफाइड नहीं है, अपने बलबूते पे अरशद नदीम की तरह वो अपनी मर्जी के वो सीमेंट के वो रॉड्स बना के वेट्स बना के ट्रेनिंग करके जीत गए, तो फिर हम यही देखते रहेंगे इसी तरीके से कोई आएगा तो बस जीत जाएगा। ख़ास तौर पे क्योंकि पाकिस्तान के अंदर टैलेंट बहुत है, हम रफ टफ वाली कौम है, हमारे अंदर स्ट्रेंथ और चीज़ों की क्वालिटीज़ हैं, पर उसका प्रॉपर यूटिलाइज नहीं हो रहा। अरशद नदीम के साथ एक एडवांटेज रहा, पहले वो ट्रेनिंग करते रहे, पर उनके साथ एक सलमान इकबाल बट था, हायर क्वालिफाइड कोच रहे और अब एज में, और माशाल्लाह उन्होंने टेक्निकली और उन्हें प्रूव करके जो ओलंपिक में रिकॉर्ड किया। मैंने सुना भी था उसका काफ़ी प्रॉब्लम भी रहा, साइड लेटरल मसल कहलाता है जो साइड से फास्ट बॉलर के लिए भी यूज़ होता है, वहाँ भी वो इंजर्ड रहा, पर उसे उन्होंने ट्रेनिंग करके और एक ऐसा टास्क देने वाला जो उन्होंने किया और 92.97 उन्होंने परफॉर्म कम होता जा रहा है उनका थ्रो का, उसका क्या रीजन है? देखिए एक एथलीट है, कोई भी होता है, एथलीट की मैंने सुना लाइफ भी कम होती हाँ, है, जैसे ना थ्रो और फिर भी लॉन्ग उसकी परफॉर्मेंस, और स्प्रिंटर की लाइफ थोड़ी सी कम होती है। तो ख़ास तौर पे उनके साथ ये था कि वो कंटिन्यू 80 से 90 के थ्रो तो हैं वो अभी भी, अब भी आज जीते हैं उन्होंने 81 पॉइंट्स कुछ करके चैंपियन हुआ है। तो वो जो है वो है इतने तौर पर, सम टाइम ऐसा होता है प्रेशर्स हैं और इंजरीज़ कोई ऐसी होती है, सम टाइम आप अपनी इंजरीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, जिसकी वजह से आप कहते हैं कि वो टारगेट एक दिया जाता है, तो उसकी वजह से परफॉर्मेंस देते हुए वो लोगों ने समझा कि वो अब कोई टाइटल ना ले सकेंगे। जैसे वो नीचे आए 82 पे ओलंपिक के अंदर उन्होंने परफॉर्म करके 92 से 10 मीटर, तो ओवरऑल उनकी कैपेसिटी यही है, वो 90 के ऊपर के थ्रोअर है, पर उनका जो देखा है एक्सेलरेशन, मैं साइंटिफिक रीज़न में कहता हूँ वो अभी भी स्लो है। एक्सेलरेशन वो अगर तेज़ कर जाए, और जिसे हम फास्ट बॉलर में फॉलर थ्रू कहते हैं, तो रिलीविंग के बाद अगर फॉलर थ्रू और स्पीड के साथ करें तो 95 के ऊपर के थ्रोअर है, पर वो थोड़ा सा उनके साथ काम होना अरशद नदीम की बात तो होगी, मैं समी की बात करना चाहूँगा। 10.38 उसका टाइम है, और जो यूसेन बोल्ट का टाइम है वो 9.58 है। ये कहने को तो आधा सेकंड है, लेकिन आधा सेकंड का बहुत बड़ा फ़र्क होता है। डेफिनेट ये फ्रैक्शन का फ़र्क है। देखें हुसैन बोल्ट के साथ एक एडवांटेज ये था, उसका स्ट्राइड ऑफ लेंथ बहुत बड़ा था और वो रिएक्शन टाइम बहुत अच्छा था और स्पीड के साथ करता था, तो उसकी वजह से वो डिस्टेंस को जल्दी कवर करता था। उसका एक्सेलेरेशन जो ब्लॉक से निकलना, इसका एक्सेलेरेशन बेहतर है, हर चीज़ है, पर ये मैक्सिमम कम उसके अंदर अपनी डिस्टेंस को कवर कर रहा है। जो डिफरेंस नज़र आता है, जो आपको फ्रैक्शन का फ़र्क नज़र आ रहा है, तो ये मार्जिन डेफिनेट। और सबसे जो बेसिक काम है वो है न्यूट्रिशन। जब तक आपकी बैलेंस डाइट नहीं होगी, इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी लोग हैं उनके साथ डाइटिशियन वो लगे हुए, उन्हें फाइंड करते हैं और एनर्जी लेवल इतना बूस्ट कर देते हैं कि वो उस लेवल की परफॉर्मेंस देते हैं। हमारे यहाँ थोड़ा सा डिसएडवांटेज है ये कि हम गाइड प्रॉपर नहीं करते न्यूट्रिशन, उसका एनर्जी लेवल नहीं होता। फिर एक साइंटिफिक और चीज़ मैं बताता चलूँ इस प्लेटफॉर्म से कि एक वार्म अप आप समझते हैं मोस्टली एथलीट, तो कुछ ट्रेनर्स को या कोचेस को इतना आइडिया नहीं है कि उसकी जो एनर्जी लेवल है वो वार्म अप के अंदर ही उसके अंदर से कंज्यूम कर देते हैं कि उसके पास इतनी एनर्जी नहीं रहती कि जिस लेवल की वो परफॉर्मेंस दे सके। तो ये मसाइल बहुत सारे ऐसे हैं, उसके लिए बहुत साइंटिफिक ट्रेनिंग करनी चाहिए। मेरा एक शौक़ रहा अपनी फील्ड के अंदर, तो मैंने इसमें प्रोफेशनल फिटनेस यूएसए से करके आया था, पहला आदमी पाकिस्तान में जो 99 में गया, अपने साथ उसका इम्प्लीमेंट करता हूँ। आजकल भी फिटनेस इसीलिए बेहतर है, कोशिश करते हैं और एडवाइस करते हैं हाउ टू इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस विद द थ्रिल। अच्छा, ये तो आपका असल में मैंने कहा था ना, आप हमा जहर शख्सियत हैं, सिंध ओलंपिक एसोसिएशन के साथ भी हैं, तो पूरे कराची में 22-23 मकामात पे आप करा रहे हैं, तो मुख्तलिफ मकामात पे, जिस तरह से ये नेशनल कोचिंग सेंटर में हो रहा है, कराटे के इवेंट हो रहे हैं, कल थ्रो बॉल भी हुआ था यहाँ पर, तो कराटे में आज से इवेंट का आगाज़ हुआ। तो ये फैसिलिटीज़ के हिसाब से इतनी शानदार फैसिलिटी आपने दी, तो इसका क्रेडिट किसको जाता है? आपकी टीम तो है, सारा
दिन काम करती है, सारी रात काम करती है। ओवरऑल देखिए, सिंध ओलंपिक एसोसिएशन मेन ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है जो सिंध ओलंपिक्स गेम्स अभी जो हो रही है, और पीओए है उसको लीड कर रही है, ऊपर उसके साथ कोलिब्रेशन है सिंध गवर्नमेंट का। तो ये सारा ये तीनों का कोलिब्रेशन है, और मिनिस्टर स्पोर्ट्स हैं अहमद अली राजपूत साहब हैं, और जो और सेक्रेटरी स्पोर्ट मुनव्वर अली मैसर, इनकी कोऑर्डिनेशन और डेली बेसिस पे होता रहा। उसके साथ साथ मेरे पास कुछ टास्क थे, ओपनिंग सेरेमनी है, फिर हमने टॉर्च रिले किया, बहुत इम्पोर्टेंट रोल था जिसकी वजह से नेशनल गेम को बूस्ट मिला, वो बड़ा सक्सेसफुल इवेंट हुआ। अब ओपनिंग भी हमारी बड़ी सक्सेसफुल हुई है, वो खैर आप बता सकते हैं, कोशिश थी उसमें 11,000 लोग ग्राउंड पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो रही थी, और वो एक सक्सेसफुल। तो ये एक सिंध का और पाकिस्तान का एक मेन इवेंट है जो पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे गौर साहब, खेल तो बहुत सारे हैं जिनको हम डिस्कस करना भी चाहेंगे, लेकिन यही केएमसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक स्विमिंग पूल है जिसकी पूरी एक कहानी है। स्विमिंग पूल के ऊपर टच पैड लगे हुए हैं, मतलब आपने स्विमिंग पूल तो देखे होंगे, लेकिन ऐसा स्विमिंग पूल आपने नहीं देखा। पाकिस्तान में ऐसी सहूलियात नहीं है। आप पहले आप बताएं स्विमिंग पूल के बारे में, मतलब आप क्या देखना चाहते हैं? स्विमिंग पूल स्टेट ऑफ द आर्ट, चाइनीज इंजीनियर ने बनाया। देखिए, आई थिंक मैं कभी गया नहीं वहाँ पे, लेकिन मैंने तारीफ बड़ी सुनी कि उसका जो मतलब यानी मेन स्विमिंग पूल में क्या बंदा देखता है जब जाता है, फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। टच है, टच पैड है, हाँ, जो टाइम बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। बिल्कुल नहीं, ये देखो, ये इंटरनेशनल लेवल की ये चीज़ें हैं, और ये मेरे ख्याल में कराची में या पाकिस्तान में कहीं भी नहीं है, मुझे ये बताया गया। तो ये बहुत ज़बरदस्त खास तौर पे अभी ये नेशनल गेम्स हुए तो मिनिस्टर स्पोर्ट्स का एम्फसाइज था कि हम सारी गेम यहाँ करेंगे, तो पाकिस्तान में कराची में कोई ऐसी सहूलत नहीं थी, तो इन्होंने शॉर्ट टाइम के अंदर चाइना से इंपोर्ट किया टच पैड, और उसका जो टाइमिंग सिस्टम है और हीटेड सिस्टम है वो किया, और चाइनीज़ इंजीनियर ने आके अभी रिसेंटली एक हफ्ते पहले उसे कंप्लीट किया। अब ये फ्यूचर में सिंध और पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल लेवल का पूल हो गया, क्योंकि कराची में 2 पूल हैं जो 50 मीटर के इंटरनेशनल के, एक ये और एक कारसाज के अंदर। वहाँ भी ऐसी फैसिलिटी नहीं है कि वहाँ पे अभी टच पैड या उसका हीटेड लेवल मेंटेन किया। तो अब केएमसी के ताउन से ये बना है, और मिनिस्टर साहब का बहुत ज़्यादा एम्फसाइज था, और आइंदा फ्यूचर में इससे ये होगा कि अब कराची के जो स्विमर्स हैं उन्हें साइंटिफिक ट्रेनिंग मिलने के चांसेस। इसमें कौन से बच्चे जो हैं वो इसको यूज़ कर सकते हैं? देखिए, सिर्फ डिपार्टमेंट क्रिकेट के हैं या डिपार्टमेंट ताल्लुक रखने वाले वो लोग हैं, या आम लोग भी जा सकते हैं, या स्पेशली वहाँ पे कोई ट्रेनर भी रखे हुए? ये केएमसी का स्पोर्ट स्विमिंग पूल है। अब इसमें तमाम बच्चे मेंबरशिप लेके जाते हैं, आम पब्लिक आती है, तो वो यूटिलाइज करेंगे, और पहले भी करते थे। अब ज़रा थोड़ा सा टेक्निकली टच पैड है, टाइमिंग है, आपको उससे डिफरेंट एक आपके अंदर वो हो जाता है, यार टाइम परफेक्शन आ रही है, पहले आप हैंड वॉश से टाइमिंग कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा नेशनल गेम इस दफ़ा, क्योंकि मिनिस्टर साहब का भी सारे लोगों का एम्फसाइज था, ऐसे नेशनल गेम हो जो पिछली हिस्ट्री को ब्रेक करें और बेहतर से बेहतर हमारा। और ये बिल्कुल सही बात है, कोई भी खेल आप ले लें, स्क्वॉश की मिसाल ले लें, स्क्वॉश का खेल अभी कितने अरसे बाद हो रहा है गेम्स 18 साल के बाद सिंध में हो रहा है। क्यों? नहीं, सिंध में 18 साल के बाद, वो जवाब आप देंगे। 18 साल बाद भी क्यों हो रहा है सिंध में? एक्चुअल ये जो 18 साल पहले वो कहाँ हुआ था? नहीं, कराची में 18 साल के बाद हो रहा है, इससे पहले 2 साल पहले कोयटा नहीं, गैप नहीं होता। असल में हर 2 साल बाद या 4 साल के बाद एक ओलंपिक का रूल है कि वो होगा, विंटर होता है और वो ये होता है। तो इसीलिए अब टर्न जो पाकिस्तान कराची की आई है 18 साल के बाद आई है। तो हर डिवीज़न डिपेंड करता है गवर्नमेंट और जो वहाँ की सूबाई एसोसिएशन, ओलंपिक एसोसिएशन, वो जब उसको बजट और चीज़ों को देखना होता है तो ये टर्न आई है। और इसमें मिनिस्टर स्पोर्ट्स यंग आदमी है, उनका एम्फसाइज था कि हमने कराने हैं, तो इन्होंने बहुत सक्सेसफुल इस पर काम किया है। और मुनव्वर अली मैसर साहब वो भी हर टाइम लगे रहते हैं कि इस टाइप के इवेंट हम करें और पाकिस्तान का फेस जो ना दुनिया को हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं अभी देखो ना, इन्होंने क्लियर किया ना, वरना लोग बोले पता नहीं 18 साल बाद क्यों हो रहा है, तो क्या वजह है? होता ना, बिल्कुल यही मैं कह रहा हूँ, इसीलिए तो मैंने इनसे सवाल किया था कि एनसाइक्लोपीडिया। तो मिनिस्टर साहब को तो हमने इफ्तिताई तकरीब में भी देखा था, वो तो ऐसा लग रहा था कि शायद खुद भी खेलने आ जाएंगे। खेलते हैं वैसे वो? हाँ, कुछ ना कुछ गेम लगे रहते हैं। क्या नाम है? सरदार मोहम्मद बख्श खान महर,
अच्छा, स्क्वाश की बात मैं कर रहा था, बातचीत है मेरी स्क्वाश बहुत में, अच्छी। हाँ जिम में बहुत मुलाकात होती कभी। आई सी, देखे ना, जिम के साथी हैं इनके, चलें उनको भी बुला लेते हैं, उनको भी बुला लेते हैं। चलें, तो मैं स्क्वाश की बात कर रहा था। स्क्वाश का खेल हमारी बड़ी शान है स्क्वाश। तो स्क्वाश के कोर्ट्स भी बड़े अच्छे बने हुए हैं। मतलब अगर यही KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में देखें, जहाँ POF ने, SOA ने अपना दफ्तर बनाया है, तो स्क्वाश की फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी हैं, स्विमिंग की भी बहुत अच्छी है। स्क्वाश के कोर्ट्स के बारे में बताइए, आजकल सुना बड़े महंगे हो गए हैं ग्लास कोर्ट्स। तो डेफिनेट देखिए, अब जैसे जैसे दुनिया एडवांस होती जा रही है तो वो ग्लास में कन्वर्ट होती जा रही है। बहुत सारे पाकिस्तान के बहुत सारे चैम्पियन रहे, जहांगीर खान है और जानशेर ऐसे प्लेयर रहे, और उसकी वजह से पाकिस्तान के हर जो इदारे हैं वो फोर्सेस के हों, वहाँ तो स्क्वाश कोर्ट बहुत अच्छे बने हुए हैं। अब प्राइवेटली भी बन गए हैं, जैसे अब जहांगीर खान KMC है, पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड के जो स्क्वाश कोर्ट हैं वो भी बहुत अच्छे हो गए। पर यह है कि यूटिलाइजेशन, लोगों का शौक़ जब से जहांगीर खान और उनका हुआ तो थोड़ा कम हुआ, पर अब नए यंग टैलेंट आ रहा है ऊपर ना। तो डेफिनेट देखिए, फैसिलिटी आप प्रोवाइड करेंगे, अच्छा इन्वायरमेंट देंगे, हर आदमी को चाहिए इन्वायरमेंट, उसके साथ सहूलतें, तो आप परफॉर्मेंस दे सकते हैं। पाकिस्तान में वो क्वालिटी लोग हैं जो, वो आप पंजाब चले जाएं, सिंध के उधर क्वालिटीज़ हैं इंसान के अंदर, लोग जो यहाँ मौजूद हैं, पर यह कि उनके पास सहूलत और उनके साथ साथ उनकी न्यूट्रिशन का मसला है जो सबसे ज़्यादा हमारे लोगों को परफॉर्मेंस से रोकता है। अच्छा, बॉक्सिंग, हाँ, और भी खेले, मैंने कहा ना हम सब खेलों पर बात तो नहीं कर ये पाएंगे। सिर्फ ये देखिए, अभी एथलेटिक की बात हो रही है ना, अब हमारा क्रिकेट कितना ऊपर चला गया, क्या फैसिलिटीज़ है, सब कुछ। आज भी लड़कों को पता नहीं है कि हमने क्या खाना है, क्या खा के सोना है, हमारी ब्रेकफास्ट में क्या होना चाहिए, लंच में क्या होना है, डिनर क्या होना है, ट्रेनिंग करने से पहले कितना गैप देना है, किस टाइम ट्रेनिंग करनी है, अब किसी को पता ही नहीं है। यहाँ तो पढ़ लें, अब तो देखिए सोशल मीडिया पे देखिए ट्रेनिंग जो है ना, ट्रेनिंग अब किसी को, कितनों को पता नहीं, आइडिया है ही नहीं। जब आपका फिजिक, आपकी बॉडी आपका कहती है कि यार जाओ ट्रेनिंग करो जाके, चाहे रात का टाइम, चाहे दिन का टाइम, चाहे दोपहर का टाइम, चाहे सुबह का टाइम, आप जब बेटर फील करो आप चले जाओ, ये आइडिया नहीं है। उसके बाद जब ट्रेनिंग करके आते, भूख लगी होती, कोई कढ़ाई रखी हुई होगी सामने, तंदूर की 4 रोटियां खा लेंगे। क्रिकेट कोई हमारी यहाँ थोड़ी है। देखिए एक चीज हम क्यों बार बार शोर मचाते हैं कि यार लड़कों की फिटनेस का प्रॉब्लम होता है, लड़के थक जाते हैं, ये जो डाइट भी लेते हैं, ये इसका भी बड़ा फर्क होता है, ये लेजी कर देते हैं आपको। आपकी फील्ड से एथलेटिक्स में मैं देखता हूँ, शाहनवाज धानी का भाई मखमूर अली धानी, वो यहाँ ट्रेनिंग करता है नेशनल कोचिंग सेंटर में, सिर्फ अपने मसल्स बना रहा है वो, मतलब जो भी है कर रहा है वो, तो उसके साथ वो करता है मोहित बलोच के साथ, तो वो भी है सूरत हाल। लेकिन अब मैं दूसरे खेल, जो मैंने कहा ना रिवायती खेल हैं कुछ, जिनको नई शक्ल दे दी, टग ऑफ वॉर जिस तरह से रस्सा कशी का खेल है, कितना खूबसूरत खेल है। तो ये भी आपको जाता है क्रेडिट कि आपने ये खेल भी लाए, कबड्डी भी इसके अंदर है, और भी बहुत सारे लातादाद इसमें खेल हैं, 32 खेल हैं। तो ये टग ऑफ वॉर है, ये इसके कुछ रूल्स मतलब बताएंगे कि कुछ बच्चों ने जूते पहने हुए हैं, कुछ नंगे पैर हैं, अगर आप इसके बारे में आगाही कुछ दे सकें। असल में इसमें टोटली ये वजह है कि थोड़ा सा ये ग्रास पे हो रहा है, तो इसलिए कुछ लोग कन्वीनियंट है जो ग्रास में जूतों को इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ कन्वीनियंट होते हैं ट्रेनिंग के दौरान विदाउट जो है ना आपका उसके मुताबिक के वो बगैर जूतों के वो कंफर्टेबल है। मोस्टली पंजाब में लोग रस्साकशी करते हैं तो विदाउट शूज़ कर रहे होते हैं ना, वो ग्रिप समझते हैं ईजी करने। समटाइम जूता लूज़ है, जब वो है ना ग्रिप नहीं लेता तो आपको फोर्स लगाने में थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये और इसमें कोई मोटे तो शख्सियत ऐसी भी नज़र नहीं आ रही मुझे जो फरवा हो, मतलब ये टेक्निक का खेल है। हाँ, ये भी असल में इसमें वेट का रेशो है, 720 kg होता है या 680 होता है, तो डिफरेंट वेट के अंदर 8 लोग होने ज़रूरी है। अच्छा, उन्हें वेट तो वो है उसके अंदर रहना ज़रूरी है। उसके बाद इसका कंपटीशन होता है, इंटरनेशनल अलग है, इसी तरह डिफरेंट एज ग्रुप के वेट्स हैं, उसमें कंपटीशन होता है। वो अभी कल या आज ही वो शेफ डी मिशन की कोई मीटिंग भी हुई है आपकी, आप उसमें नहीं थे, जो फोटो हमने देखी ओलंपिक एसोसिएशन। असल में चीफ डिविशन ये होते हैं कि वो हर जब जो सिंध का एक चीफ डिविशन होता है, तमाम टीमों को ऊपर से उसकी मैनेजमेंट को देख रहा होता है, तो वो
पंजाब का होगा, सिंध का होगा, बलूचिस्तान का होगा या आर्मी का होगा, तो वो हेड करते हैं, तो उनकी मीटिंग होती है। वो फिर इंस्ट्रक्शन पास ऑन करते हैं तमाम जो टीमें आई हुई हैं कि कैसे आपने चलना है, क्या चीज़ आपको मिलेगी, क्या चीज़। तो वो चीफ डोमिशन उसे लीड कर रहा होता है। तो वो एक अलग पहलू मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इंफॉर्मेशन शेयरिंग थ्रू चीफ डोमिशन टू एवरी कंट्रोल कर रहा होता है पूरे सूबे की एक्टिविटीज़ जो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। अच्छा, उसके अलावा चलें बॉक्सिंग का खेल है जो आज हमने वो भी जाकर देखा। कल भी मुकाबले हुए थे। लियारी बड़ा जरखेज़ है बॉक्सिंग के हवाले से। लियारी में एक मैंने क्लब देखा 1940 का बना हुआ, वो क्लब में मैं खुद गया हूँ, मैंने रिपोर्ट भी किया था वहाँ से। तो बॉक्सिंग का खेल, मतलब इस खेल को में कैसा टैलेंट है पाकिस्तान में? पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट रहा है। असगर एक ज़माने में थे बॉक्सर जो अब ऑस्ट्रेलिया में सेटल हैं, वहाँ ट्रेनिंग करा रहे हैं। अब असगर बलोच जो इनके यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट POA के हैं, उसके साथ बॉक्सिंग को बहुत ज़्यादा जो है यहाँ लियारी में खेला जाता है। बहुत सारे ऐसे बॉक्सर निकल के जाए जो इंटरनेशनल लेवल पे प्रोफेशनल फाइट कर रहे हैं। तो वो क्योंकि फाइनेंशियल यहाँ भी मसला है, बच्चे को जब आप कंपटीशन ऐसा करते हैं तो उसे पैसा भी चाहिए, डाइटिंग भी चाहिए। तो वो टैलेंट बहुत ज़्यादा है लियारी के अंदर। पर यह है कि ओवरऑल सहूलतें फिर भी अब बेहतर होती जा रही हैं। ये इनकी गवर्नमेंट उनके लिए बहुत सारी सहूलतें दे रही हैं, पर अभी तक भी डाइट का इशू है कि उन्हें खाने पीने में बॉक्सर की नीड को अगर पूरा किया जाए तो बेस्ट और परफॉर्मेंस दे सकते हैं। इसकी देखें एक रिपोर्ट देख लेते हैं। एक रिपोर्ट है हमारे रिपोर्टर जहांगीर ने बनाई है, वो देखते हैं उसमें आता किया उन्होंने नेशनल गेम्स का जो 35वें कराची में जा रही हैं। लेट्स सी दैट रिपोर्ट। 35वें नेशनल गेम्स में पाकिस्तान के ओलंपियन अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो के मुकाबले में 81.81 मीटर की बेहतरीन थ्रो के साथ एक बार फिर अपनी बर्तरी साबित कर दी और गोल्ड मेडल जीत लिया। बाद में मीडिया से बात करते हुए अरशद नदीम ने कहा कि कौमी गेम्स कराची में हो रहे हैं, जिस पर बहुत खुशी है। मेरा फोकस बड़ी थ्रो पर नहीं बल्कि गोल्ड मेडल जीतने पर था। पाकिस्तान में इतना बड़ा इवेंट हो रहा है और इसमें मैं गवर्नमेंट सिंध का शुक्रिया अदा करूँगा, POA का शुक्रिया अदा करूँगा। मेरी कोशिश है कि फिलहाल तो अपने आप पे फोकस है, क्योंकि अभी मसला 2028 में दोबारा ओलंपिक्स आ रही है। अगर मैं अपना फोकस दूसरी तरफ ले जाऊंगा, मतलब हमारी यूथ है, नौजवान है, तो फिर मेरे ख्याल में वो हम टारगेट अचीव नहीं कर सकेंगे जो मैं करना चाह रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। NPT स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आज का दिन मुकम्मल तौर पर ट्रैक एंड फील्ड एथलीट्स के नाम रहा। लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट समेत मुतादिद मुकाबले हुए, जिनमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के खिलाड़ियों ने भरपूर महारत का मुजाहरा किया। खवातीन की 10,000 मीटर रेस में वाबडा की मारिया बीबी ने शानदार रनिंग के साथ सबको पीछे छोड़ते हुए गोल्ड मेडल हासिल किया। मर्दों के 100 मीटर स्प्रिंट में भी वाबडा के रमीज खान ने बर रफ्तार दौड़ के साथ पहली पोजीशन अपने नाम की, जबकि खवातीन 100 मीटर इवेंट में वाबडा ही की फाइका रियाज ने सबसे पहले लाइन अबूर करके गोल्ड मेडल जीत लिया। जबकि लॉन्ग जंप में नेवी के अंसर अब्बास 7.68 मीटर की शानदार जंप के साथ गोल्ड मेडल के हकदार ठहरे। सैयद जहांगीर अली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। चलें, आप बात ही हम कर रहे थे, उसी पे हम बात कर रहे थे जो बच्चे टार्टन ट्रैक पे भागते हुए नजर आए। तो मैं गौर साहब से यही पूछ रहा हूँ कि ये टार्टन ट्रैक की तो लाइफ ख़त्म हो गई, गो कि आपका मैंडेट नहीं है, आपका ये डोमेन नहीं है, लेकिन फिर भी ये चीज़ें तो ठीक होनी चाहिए, बेसिक नीड्स है। देखिए, जो PSB कोचिंग सेंटर का उसका डेफिनेट एक लिमिट होती है और वो ख़त्म हो चुका है, पर वो रिप्लेस होने जा रहा है। इसी तरह कारसाज पे इसीलिए किया गया कि वहाँ पहला नया ये वो बिछा है, तो वहाँ पहला इवेंट नेशनल गेम का वहाँ हुआ है। NAD के पास भी है, वहाँ थोड़ा सा मसला ये था, वो बहुत अच्छा ट्रैक है बट वहाँ सिटिंग अरेंजमेंट का मसला है और चीज़ों का, अदरवाइज़ वो भी ट्रैक बिछ चुका है। सिंध के अंदर अब तकरीबन हैदराबाद में है, मीरपुर ख़ास है और सखर में बिछ गया। तो अब ग्रेजुअली हर जगह टार्टन ट्रैक की सहूलतें होती जा रही हैं, तो उससे ये फ़ायदा है कि एक इंटरनेशनल लेवल के ग्राउंड आपको बच्चों को अवेलेबल हो तो कंपटीशन इंजरी से सेफ होके कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया गौर साहब, आप तशरीफ़ लाए और इतनी तफसील से आपने सूरत हाल का अहाता किया। गौर साहब आपका शुक्रिया। तनवीर साहब आप बैठे रहे, आप मोहब्बत में दूसरे खेलों की मोहब्बत में ये बैठे, इसका मतलब ये सिर्फ क्रिकेट को पसंद नहीं करते, पाकिस्तान में तमाम स्पोर्ट्स के लिए इनका दिल भी धड़कता है जैसे आप सबका धड़कता है। मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।